हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का कंटिन्यूएशन। जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे हमने लास्ट कहाँ पे छोड़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस को लेके। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं उन्हीं रिजर्व में थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एडवांसमेंट कैसे? जैसे आपने देखा होगा, रिजर्व्स दो तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पज रिजर्व और एक स्पेसिफिक पर्पज रिजर्व। स्पेसिफिक पर्पज रिजर्व मतलब प्रॉफिट्स का वो पार्ट जो हम बचा रहे हैं लेकिन कोई ना कोई पर्पज है उसके बिहाइंड। एक तो होती है जनरल प्रॉफिट, आप लोग बचा रहे हो रीजन बीइंग कि फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहे या कोई फ्यूचर में अननोन कोई लाइबिलिटीज हो जाए या और कोई लॉस हो जाए उसको कंपनसेट करने के लिए बेसिकली। बट कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी होते हैं जो पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ऐसी दो रिजर्व्स हैं जो बोर्ड आप लोगों से जनरली पूछता है और उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा करने की कोशिश करता है। तो पहले जरा आराम से पूरा प्रोसेस समझते हैं कि रिजर्व्स बनते कैसे हैं और फिर उनका इन दो रिजर्व्स के ऊपर कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। राइट, तो आराम से देखो जरा आज पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए रिजर्व्स किसको बोलते हैं। रिजर्व्स होते हैं पार्ट ऑफ प्रॉफिट, या आपने जो अपनी इनकम से चीजें बचा रखी हैं, प्रॉफिट का जो पार्ट आप लोगों ने सेपरेट किया उसको बोला जाता है बेसिकली रिजर्व। अब रिजर्व भी दो तरीके के, एक तो जनरल पर्पस हो सकता है। सर एग्जांपल लो तो, जैसे सिंपल जनरल रिजर्व, और कुछ स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व भी हो सकते हैं। ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं लेकिन हम यहां पे चर्चा जो कर रहे हैं वो वही ले रहे हैं जो आपसे जनरली वो पूछता है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक तो ये मैटर है, और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं अभी। अब सबसे पहले इसे हम बोल देते हैं WCR और इसे हम बोल देते हैं IFR। तो मैं आगे इसी से इसको डिनोट करता रहूंगा। राइट, तो जनरल पर्पस रिजर्व के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रीजन बीइंग जनरली जनरल पर्पस के लिए हमने बचा रखा, यानी कोई स्पेसिफिक डिनोशन है नहीं इसकी। तो जितना मान लो आपने 100 रुपए कमाया उसमें से 30 रुपए बचा लिए, तो तुम्हारे पड़े में जब मन करते उसे क्या कर सकते हो, आप लोग यूज कर सकते हो जहां मन करे। लेकिन इनकेस अगर नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर सकते हो, उन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। राइट, सिमिलरली जो स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व होते हैं ये उसी पर्पस के लिए यूज होते हैं जिस पर्पस के लिए क्रिएट होते हैं। तो इन दो रिजर्व्स को देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली हम क्यों बनाते हैं कि मान लो हमारे कोई वर्कमैन हैं, वर्कर्स हैं, हमें लग रहा है वो कुछ टाइम बाद रिटायर हो जाएंगे, या ऐसा लगता है कि हमें कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी वर्कर का तो हो सकता है हमें किसी को कंपनसेशन देनी पड़े। तो इसकी वजह से हम क्या क्रिएट करते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। राइट, यानी वर्कमैन के लिए बेसिकली ये बनाया जाता है जो हमारे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर ना जाए इस वजह से हम क्या करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कभी भी इन्वेस्टमेंट की डाउनफॉल होगी तो हम वो इसमें से एडजस्ट कर सकें। अब डिटेल में इन दोनों को एक बार देख लेते हैं, आराम से चर्चा करो इसके ऊपर। तो सबसे पहला मुद्दा जो मैं छेड़ रहा हूं वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी WCR के ऊपर बात कर रहे हैं। पहली बात फिर से बात करते हैं, रिजर्व्स क्रिएट कहां से होते हैं, रिजर्व्स कहां से बनाए जाते हैं। रिजर्व्स क्रिएटेड हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट। तो खुद सोचो, रिजर्व बनाने की जर्नल एंट्री क्या होती होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कम हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजर्व में। अब चाहे वो जनरल है या स्पेसिफिक है, दिस इज द जनरल एंट्री फॉर क्रिएटिंग रिजर्व्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ये जनरल एंट्री पास होती है। अब ध्यान से देखना इसको जरा, मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बताता हूं कि लेट सपोज तुम्हारे प्रॉफिट थे 1 लाख रुपए के और तुमने इसमें से 50,000 रुपए का एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर दिया। तुमने कहा कि हमारे वर्कमैन है, हमें उनके कंपनसेशन देनी पड़ सकती है, तो हम क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं।
तो तुम लोगों ने एक रिजर्व बना दिया इसमें से। अब क्या हुआ, लेट सपोज एग्जाम्पल केसेस लेते हैं, चलो केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। अब सोचो जरा, मान लो एबीसी पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 1:1:1 और आज के दिन बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है। रिजर्व कहां मिलेंगे आप लोगों को? लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेट सपोज कितना आ रहा होगा बुक्स में? 50,000 और इसको 60 ले लेते हैं एक बारी को, ठीक है, 60,000। और लेट सपोज कोई भी लायबिलिटी है ही नहीं वर्कमैन के रिगार्डिंग, नो लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है ही नहीं तो क्या करोगे खुद सोचो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो आपने पढ़ा था जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। इसी प्रकार से WCR भी रिजर्व है, इसे भी क्या कर दो? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन पहले चेक कर लो जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो कहीं लायबिलिटी कोई क्रिएट तो नहीं हो रही। तो मान लो नो लायबिलिटी या फिर कोई क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है रिगार्डिंग लायबिलिटी, तो आप सीधी सीधी बात है इस रिजर्व को क्या करोगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसका मतलब जनरल एंट्री क्या डालोगे इसके लिए आप लोग? सॉल्यूशन क्या करोगे इसके लिए आप लोग? WCR रिजर्व्स खत्म कहां होते हैं? डेबिट पे। और किस में बांट दोगे? A, B और C में। कौन सी रेशो में? चूंकि ये ओल्ड का है, पहले भी पढ़ा था, तो ओल्ड रेशो में, वहीं से पैदा हुआ था, तो रेशो भी कौन सी यूज करोगे? ओल्ड रेशो। तो रेशो क्या है हमारे पास? 60,000। तो ये कितना बढ़ जाएगा? 20,000, 20,000, 20,000। बोलो जी, यहां तक कथा क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा केस और उठाते हैं, केस नंबर सेकंड लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट ही बनाते हैं, सेम क्वेश्चन, बस उसमें WCR की वैल्यू हम यही लेते हैं जो हमने ले रखी थी 60,000। लेकिन एडजस्टमेंट में हम एक बात बोलते हैं, हम कहते हैं कि जो क्लेम है वर्कमैन का, क्लेम फॉर वर्कमैन, यानी हम लायबिलिटी बन गई हमारी, कितने की क्रिएट करते हैं? फॉर ₹15,000। क्लेम कितने का ठोका गया? 15,000 का। कहानी क्लियर है यहां तक? अब जो 15,000 का क्लेम है इसका क्या करोगे आप लोग? सोचो जरा आराम से। ये जो 15,000 का क्लेम है ये पहले सेट ऑफ होगा रिजर्व से। सर रिजर्व से कैसे एडजस्ट होगा? खुद बताओ, रिजर्व तुमने क्यों बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तुम ऑलरेडी एक रिजर्व क्रिएट कर चुके हो, ये मान के कि हमारे को 60,000 रुपए हो सकता है हमें आगे लायबिलिटी बने, तो उसके लिए तुम लोगों ने एक रिजर्व क्रिएट कर दिया। तो जब कभी भी वो लायबिलिटी क्रिएट होगी अगेंस्ट उस रिजर्व के, तो वो हमेशा लायबिलिटी पैसे सेट ऑफ किससे होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, यानी उसी रिजर्व से जो स्पेसिफिकली उसके लिए बनाया गया। पॉइंट समझ आता है? तो होगा क्या, इसका सॉल्यूशन देखो जरा ध्यान से, आराम से समझना, यहां से टिपिकलिटी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी। जो क्लेम है वर्कमैन का, इसकी एंट्री क्या डालोगे आप लोग? खुद सोचो। क्या रिजर्व कम हो जाएंगे इसकी वजह से? हाँ, क्योंकि उतने रिजर्व तो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिजर्व कम हो गए, रिजर्व बढ़ते कहां है? क्रेडिट पे। इंक्रीज कहां होते हैं रिजर्व? क्रेडिट पे। तो अब वो खत्म हो गया है। WCR कितने से खत्म हो गया? 15,000 से, क्योंकि इतने की लायबिलिटी बन गई और वो किस में कन्वर्ट हो गई? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। किस में कन्वर्ट हो गई? क्लेम में, जिसको मैं प्यार से क्या बोलूंगा आगे? WCC। 15,000। अब देखो मटकी में से कितने पैसे निकल गए? 15,000। 15,000 की लायबिलिटी जनरेट हो गई। अब फ्री रिजर्व कितने बचे मटकी के अंदर? 45,000। तो वो क्या करोगे आप? डायरेक्टली मटकी उठाओ और पार्टनर्स में तोड़ दो। सीधा सीधा समझो, मटकी में पैसे कितने थे? 60,000। हमने पूछा भाई किसी को पैसे चाहिए क्या? उन्होंने कहा हाँ भाई इसमें से 15,000 की लायबिलिटी बन रही है। तो हमने कहा लो भाई 15,000 को तो अलग रख दो, लायबिलिटी बना दो। अब इस मटकी में कितने बचे? 45,000 दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स। उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि पता है ना रिजर्व्स जब भी हो उनको क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो हमेशा रिजर्व्स को तोड़ो, लॉसेस को बांटो, सेम प्रोसीजर। तो बाकी जो बच गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको बांट दो। तो WCR अकाउंट डेबिट टू किस किस में बांट दोगे? A में,
2 बी में और 2 सी। किस रेशो में? 45,000। किस रेशो में? जो पहले थी 15,000। इक्वली बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि ओल्ड रेशो से ही ये सारा काम चलता है। ये लो साहब, यहां तक कहानी क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। केस नंबर 3 लेते हैं। कहां से ले? यहीं कोशिश करते हैं यहीं कंप्लीट हो जाए। फिर से एक बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें फिर से हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डाल लेते हैं 60,000 का। नीचे एडजस्टमेंट में बात फिर से डालते हैं। हम यहां क्लेम रख लेते हैं इस बार, क्लेम फॉर वर्कमैन। कितना क्लेम रख लें? रुपीज 75,000 का। कितने का क्लेम रख दिया मैंने? 75,000 का। अब ध्यान से देखो, मटकी में कितने पैसे हैं? जो रिजर्व्स आपने बनाए हैं उसमें कितने पैसे पड़े हैं? 60,000। अब वहां से लायबिलिटी आई, हमने कहा हाँ भाई है कोई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, कोई है जो हमसे पैसे लेना चाहता है वर्कमैन के? तो उन्होंने कहा हाँ 75,000 की लायबिलिटी बन रही है। अरे मैंने कहा भाई ये तो मटकी में सिर्फ 60,000 ही पड़े, तो 60,000 तो हम अलग कर लेंगे, मटकी खाली हो गई। बाकी 15 का क्या होगा? खुद बताओ बेटा, जो 15,000 के एक्सपेंस और एक्स्ट्रा आपका हो रहा है, जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, खुद बताओ आज से पहले खर्चे कहां जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना। तो इसको भी कहां भेजोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां भेजोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब याद रखना 12th के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भेजना होता, इसको हम भेजते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, जिसे प्यार से आप बोलते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट। पॉइंट समझ आया? आप हमेशा जो ये एक्स्ट्रा निकल के आया है इसको कहां भेज दोगे? देखो भेज हम पूरे 75 को भी जाते, 75 को हम कहां भेजते? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। लेकिन वो कहता ना कि भाई हमने तो पहले से ही उसके लिए बचा रखे हैं, प्रॉफिट में से ही तो पैदा हुआ था रिजर्व्स, तो हमने तो पहले ही 60,000 रुपए रखे हुए उसके नाम के, तो 60 तो वहां से पूरे हो जाएंगे। बाकी जो 15 बच गए, जो नहीं दे पा रहे हो आप लोग, जिसकी शॉर्टेज पड़ रही है रिजर्व में, वो वापस आके किसके पास आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। यानी वो कहां एडजस्ट हो जाएगा? उसके साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट? तो ध्यान से देखो, अब एंट्री क्या डालोगे आप लोग? सॉल्यूशन आराम से देखना इसको। क्या पूरा का पूरा रिजर्व खत्म हो जाएगा? यस सर। कितना? 60,000। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। कितने का क्लेम बन गया? 75,000 का। सर ये जो 15,000 है ये कहां से पूरा करना पड़ेगा बाकी क्लेम? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, जिसे आप प्यार से क्या बोलते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी ये एंट्री रिवैल्यूएशन में चली जाएगी। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिकॉग्नाइज्ड। बोलो जी, यहां तक समझ आता है? तो ऐसा करोगे तो ध्यान रखना एग्जाम में अपना कि जब कभी भी रिजर्व्स हैं तो हमेशा जो भी क्लेम है वो पहले किससे एडजस्ट कराओगे? उस रिजर्व से। उसके बाद कुछ बचा तो आप डील कराओगे उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां तक पॉइंट क्लियर है? एक केस और ले लेते हैं, केस नंबर 4, छोटा सा केस। मान लो बैलेंस शीट में WCR है ही नहीं और नीचे एडजस्टमेंट में कहता है क्लेम हो रखा है रुपीज, कोई भी वैल्यू ले लो, 15,000 का। क्लेम कितना है? 15,000 का, लेकिन रिजर्व है ही नहीं। तो खुद सोचो, कोई रिजर्व है हमारे पास नहीं, तो डायरेक्ट ये सारा का सारा खर्चा कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो सीधा सीधा वो कहां से चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या डलेगी? आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये एक्सपेंस बुक हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? लायबिलिटी में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर 15,000। बोलो जी, यहां तक कहानी क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। एक बार फिर से चीजों को समझ लो फटाफट। रिवीजन है ना, वैसे हम रेगुलर बैचेस में तो इसमें काफी टाइम लगाते हैं, लेकिन अब चूंकि रिवीजन है तो भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो अब फंसोगे नहीं आप लोग रिजर्व्स वाले केसेस में। आराम से देख लो। मैंने कहा रिजर्व बनाया कहां से जाता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। कहां से बनता है? आउट ऑफ
प्रॉफिट। रिजर्व बनाने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि पैदा कहां से होता है, प्रॉफिट से, और प्रॉफिट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट। तो उससे पैदा होने वाली चीज जो होगी उसका भी बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो अब आप लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन रिजर्व बनाए। तो ऐसे ही ये जो रिजर्व हैं, रिजर्व आपने बनाया स्पेसिफिक पर्पज, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेट्स सपोज पहला एग्जांपल लेते हैं, 60,000 का था। अब आपने क्या किया, आपको लग रहा था कि हमारे को देना पड़ सकता है, तो हम लोगों ने पहले से ही रिजर्व बचा के रखे। अब यहां ध्यान से देखो कि लायबिलिटी कितने की हुई, लायबिलिटी कितने की हुई, है ही नहीं लायबिलिटी। तो सीधी सीधी बात, हमने पूछा, रेशो चेंज हो रही है, आपको पता है रिजर्व्स लॉसेस बांटे जाते हैं, तो आपने पूछा भाई कोई क्लेम तो नहीं है, उसने कहा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मटकी तोड़ो और बांट दो। क्या हमने यही किया, रिजर्व उठाए और सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आओ दूसरे केस में, जिसमें हमने WCR 60,000 का लिया। फिर से हमने आवाज लगाई, भाई कोई है जो हमसे क्या ले ले, क्लेम है किसी का। तो उन्होंने कहा भाई हाँ क्लेम है 15,000 का। तो हमने रिजर्व्स में से पार्ट अलग कर दिया और उसे क्लेम में कन्वर्ट कर लिया। अब मटकी में फ्री कितना बचा, रिजर्व्स, रिजर्व बचे फ्री हमारे पास 45,000 दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। यहां तक क्लियर। तीसरा केस हमने क्या लिया, रिजर्व 60 था लेकिन हमने क्लेम ज्यादा का बना दिया, रिजर्व से ज्यादा का बना दिया। तो वही बात फिर से, रिजर्व 60,000 का खत्म होकर सीधा सीधा क्लेम में हो गया। अब 15,000 जो डिफरेंस बचा वो हमें कहां डालना पड़ेगा, उसके तो अरेंजमेंट की ही नहीं। तो वो क्या होगा, रिवैल्यूएशन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट हो गया 15,000 और वो सारा का सारा क्लेम बन गया। फिर रिवैल्यूएशन में अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस जो निकलेगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आगे देखो केस 4 क्या बनाया हमने, रिजर्व है ही नहीं, क्लेम है। तो जब रिजर्व नहीं है तो पंगा ही खत्म। क्लेम है तो जा भाई सीधा सीधा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में और रिवैल्यूएशन अकाउंट में मर्ज हो जा। बोलो जी यहां तक क्लियर है। तो ये थे तुम्हारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के मैक्सिमम केसेस जो आपको परेशान करते हैं। तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आईएफआर की तरफ। जो मैंने दूसरी बात बोली कि हम एक मुद्दा और ध्यान से देखेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ये रिजर्व बेसिकली बनाया जाता है कि कभी भी डाउनफॉल आए रिजर्व में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए तो हम उस लॉस को कोप अप करने के लिए बेसिकली ये रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। यहां तक ठीक है, अपवर्ड वैल्यूएशन के लिए नहीं, जब कभी भी डाउनवर्ड वैल्यूएशन होता है। देखते हैं धीरे धीरे, फिर से बताओ, फिर से एक बार फिर से रिवीजन। रिजर्व्स कहां से बनाए जाते हैं, प्रॉफिट्स में से। तो तुमने आईएफआर जब बनाया होगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या डाली होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और तुम लोगों ने क्या बना दिया होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट सपोज इसमें हम लोग रिजर्व कितना मान लेते हैं, 50,000। अब हुआ क्या, केसेस बनाते हैं फिर से। केस नंबर फर्स्ट, ये रही बैलेंस शीट, बुक्स में आईएफआर आ रहा है कितने का, 50,000 का, और बुक्स में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। एसेट होती है ना इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। इन्वेस्टमेंट है मान लो 1 लाख रुपए की, राइट, और खत्म, और कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो सीधी सीधी बात, आप क्या करोगे, रिजर्व्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप इस रिजर्व को उठाओगे और पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट और रॉन्ग है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई डाउनफॉल वगैरह तो हुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट जितने की थी उतनी है। तो सीधा सीधा सॉल्यूशन क्या निकलेगा इस केस में, आप इस पूरे आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। लेट सपोज हमारे कौन कौन पार्टनर थे उसमें, ABC, और उनकी रेशो क्या ले ले इस बार हम, मान लो 5:3:2। चलो तो 5:3:2 में इसको बांट दो, तो 2A 2B 2C, तो ये 50,000 पूरे के पूरे बढ़ जाएंगे ABC में 5:3:2 की रेशो में। यहां तक क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूट सब कर सकते हो आप लोग। यहां तक क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या लें, केस नंबर सेकंड क्या लेते हैं। चलो फिर से बैलेंस शीट हमने क्रिएट की, बैलेंस शीट में फिर से आईएफआर आ रहा है हमारा कितना, लेट सपोज फिर यही 50,000 ले लो, और इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने की आ रही है, 1 लाख की।
अब एडजस्टमेंट क्या बोलती है? एडजस्टमेंट बोलती है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का वो कितना हो गया, लेट सपोज 80,000। कितना हो गया? 80,000। अब ध्यान से देखो, क्या मार्केट वैल्यू गिर गई इन्वेस्टमेंट की? यस, 20,000 का लॉस है। और फिर से लॉस आया, भागा भागा, लॉस ने कहा भैया घाटा हो गया 20,000 का। तो वो लॉस किससे? क्या हमने पहले से कोई तैयारी रिजर्व बना रखे थे इसी लॉस के लिए? हाँ, 50,000 का। तो वो लॉस डायरेक्ट पीएनएल एडजस्टमेंट में ना जाके वो पहले किसके पास जाएगा? रिजर्व्स के पास। तो रिजर्व से ही एडजस्टमेंट होगी किसकी? उस इन्वेस्टमेंट की गिरावट की। मतलब सॉल्यूशन देखो, एंट्रीज को ध्यान से देखना। क्या इन्वेस्टमेंट कम हो जाती? इन्वेस्टमेंट एसेट कम कहाँ होती है? क्रेडिट पे। तो इन्वेस्टमेंट कम कितने से हो जाती? 20,000 से। अब ये जो 20,000 का था तुम्हारे पास, ये जो 20,000 का तुम्हारे पास था, ये कहां से पूरा करते तुम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। लेकिन भाई जब उसके लिए रिजर्व बना हुआ है तो वो पहले कहां से एडजस्ट होगा? हमेशा उस रिजर्व में से। यानी ये जो 50,000 का रिजर्व आपका क्रिएटेड है, इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। और वो रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हो गई तुम्हारी रिवैल्यूएशन की एंट्री। मतलब उस वैल्यू जो 20,000 का लॉस हुआ, वो लॉस किससे एडजस्ट हो गया? इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो किससे एडजस्ट हो गया? आईएफआर से। ठीक। अरे सर एक्सेस लॉस हो जाता तो वो देखेंगे अभी धीरे धीरे, पहले इतना बात समझो। यहां तक सही? तो रिजर्व में से कितनी, मटकी में से कितना लॉस एडजस्ट हो गया? 20,000 का। अब मटकी में कितने बचे? फिर से वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो रिजर्व्स को तोड़ देना। तो आप क्या करोगे? इस 30,000 जो रिमेनिंग 30,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट, और किस किस में बांट दोगे उसे? ए में, बी में, सी में, जो भी उनकी ओल्ड रेशियो रही होगी। यानी बेसिकली 5:3:2 में आप कितना बांट दोगे? 30,000। बोलो जी, यहां तक कहानी क्लियर? बहुत खूब। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस 3 क्या बनता है? फिर से बताओ। बैलेंस शीट कितनी? आईएफआर ले लो। इसमें आईएफआर कितना ले रहे थे हम लोग? 50,000। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम कितनी ले रहे थे? 1 लाख। अब मान लो क्या हुआ एडजस्टमेंट में, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये तुम्हारी हो गई 30,000 की। अब ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, कितने से गिर गई इन्वेस्टमेंट? 70,000 से। तो लॉस आया 70,000 का। अब चेक करो फिर से, पीएनएल एडजस्टमेंट में जाने की बजाय पहले वो पूछेगा ना कोई रिजर्व्स वगैरह तो नहीं है जिससे एडजस्ट होना हो मुझे। तो रिजर्व हमारे पास है 50,000 के, लॉस हुआ 70 का, रिजर्व से एडजस्ट हो रहा है 50, बचा कितना? 20,000। सोचो वो कहां जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे क्या बोलते हो आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। तो सॉल्यूशन क्या बना? क्या आईएफआर सारा का सारा खत्म हो जाएगा? हाँ, कितना? 50,000। और क्या हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लॉस डालना पड़ेगा? यस, लॉस कहां पड़ता है? डेबिट पे 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 70,000। क्या इन्वेस्टमेंट कम कर दी हमने 70,000 से? तो बुक्स में 30 की रिप्रेजेंट हो जाएगी। नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड। बोलो जी, यहां तक क्लियर है? पक्का? तो ये 3 केस अब तक हमने लिए। एक केस और लेते हैं, केस नंबर 4। फिर से बैलेंस शीट क्रिएट करो। आईएफआर है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, मार्केट वैल्यू हो गई, एडजस्टमेंट में दे रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 70,000। अब सोचो आप लॉस कितने का खा रहे हो? 30,000 का ना, आया ना? 1 लाख की एसेट 70,000 की हो गई, तो कितने का लॉस हुआ आप लोगों को? 30,000 का। वो 30,000 का लॉस कहां से? रिजर्व से पूरा हो गया क्या? रिजर्व है ही नहीं, तो सारा का सारा कहां चला जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी वो लॉस कहां हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी ये पूरा का पूरा लॉस इसमें चला जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। कितने का? 30,000 में। बोलो जी, यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी तक फिर से देख लो, यहां पे हमारे पास IFR था 50,000 का और चेंज कुछ नहीं हुआ था, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, तो अपने सारा का सारा IFR उठाया और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। केस 2 हमने क्या लिया, 50,000 का IFR ऑलरेडी क्रिएटेड था, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, मार्केट वैल्यू 80,000 हो गई, वो 20,000 से गिर गई थी। तो तुमने क्या किया, ये 20,000 का जो लॉस हुआ वो पहले एडजस्ट कराया किससे? IFR से। क्यों कराया? क्योंकि भाई अगर रिजर्व स्पेसिफिकली आपने बना रखा है जिस पर्पज से, IFR क्यों बनाया था कि हमारे रिवैल्यू मतलब एसेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी, तो उसके लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हो रिजर्व, तो वो लॉस जो भी होगा पहले एडजस्ट किससे होगा? हमेशा रिजर्व से। तो हमने उस IFR से ही सारा लॉस एडजस्ट कर दिया। अब IFR में 50,000 से एडजस्ट हुए 20,000, तो बचे कितने हैं रिजर्व के अंदर? 30,000। उस IFR को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में बिटवीन अमंग ओल्ड पार्टनर्स। केस थर्ड हमने क्या लिया, 50,000 का IFR था, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, मार्केट वैल्यू 30,000 हो गई, यानी 70,000 का डाउनफॉल आया, तो IFR तो 50,000 का ही क्रिएटेड था, तो पूरा 50,000 तो यूज हो जाएगा उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। अब अभी भी एक्सेस लॉस है हमारे पास 20,000 का, तो भाई कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, वो कहां जाके मरेगा? सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। यानी उस लॉस को जिसके लिए हमने तैयारी नहीं की थी, उसे हमने कहां भेज दिया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 20,000 का लॉस रिवैल्यूएशन से, इन्वेस्टमेंट पूरी 70,000 से गिर गई। और केस फोर्थ हमने क्या लिया, IFR है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, वैल्यू कितनी हो गई? 70,000, यानी 30,000 का डाउनफॉल, वो था का सारा, तो 30,000 उसके लिए रिजर्व थे ही नहीं। तुमने कहां शिफ्ट कर दिया उन्हें? सीधा सीधा जल्दी देखो, कहां शिफ्ट कर दिया उसको? तुमने शिफ्ट कर दिया सारा का सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां तक समझ आया? तो ये थे डाउनफॉल रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी तो हो सकती है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब केस नंबर 5 लेते हैं, बैलेंस शीट। IFR है 50,000 और इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। एडजस्टमेंट कहती है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, लेट सपोज 1,15,000। लो जी, बढ़ गई इस बार। तो अब ऐसा मत करना कि 15,000 बढ़ गई, जैसे लॉस होता था तो हम रिजर्व से एडजस्ट करते हुए 15,000 बढ़ गए, हमने रिजर्व में जोड़ दिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। रिजर्व बनाते ही हम डाउनफॉल के लिए हैं। तो अगर तुम्हारे पास प्योर प्रॉफिट हो रहा है, इसको डायरेक्टली आप कहां शिफ्ट कर दोगे फॉर द टाइमिंग? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। उसको यहां मत डालना। तो तब तुम एंट्री क्या डालोगे? सॉल्यूशन क्या बना इसका? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एंट्री क्या डालोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। रिजर्व मत बढ़ा देना, कितने से? 15,000 से। रिजर्व नहीं बढ़ाना, इसको कहां डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे क्या बोलते हो आप लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पॉइंट समझ आया कि अपवर्ड वैल्यूएशन होगी तो रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहां तक कहानी क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये मोटा मोटी हमारे पास ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर अप हो गए। 5th केस ये था हमारे पास, जिसमें आपने ट्रीटमेंट सीखा कि रिजर्व्स को कैसे डील किया जाता है। बोलो जी, यहां तक क्लियर है कहानी? तो ये आप लोगों ने बेसिकली चीजें आज सीखी कि WCR का क्या पंगा रहता है। फिर से देख लीजिए, रिजर्व्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व्स क्या हो सकते हैं? आज जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज जहां मन करे यूज करो। एग्जांपल क्या है? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वो सारे के सारे रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं? जो किसी पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। इनसे भी ज्यादा स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, कई तरीके के बनते हैं। लेकिन आप लोग जो बोर्ड में आप लोगों को दिया जाता है 12th में, जिनका मेन डिस्कशन चल रहा है वो है WCR और IFR। फिर मैंने इनके ऊपर केसेस लिए, ये अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अपने अगले मुद्दे पे, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज।
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब ये क्या चीज है? लेट्स टेक एन एग्जांपल विद दिस। ये लो, ABC पार्टनर थे, उनकी रेशो थी 1:1:1। अब क्या हुआ, इस दिन लेट सपोज इनके पास एक बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू थी, कुछ भी ले लो, 5 लाख रुपए। ये फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर भी था, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर। इस साल आके उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं और अब कर लेते हैं लेट सपोज 3:2:1। क्या रेशो कर लेते हैं? 3:2:1, ये रेशो कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, बिल्डिंग की वैल्यू आज के दिन भी कितनी आ रही होगी बुक्स में? बुक्स में कितने की आ रही होगी? 5 लाख। 5 लाख की क्यों आ रही होगी? क्योंकि बेटा ऐसे रिवैल्यूएशन करी नहीं जाती जनरली, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होते। आपने प्रूडेंस कंसेप्ट भी पढ़ा था। प्रूडेंस ये बोलता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। तो अगर आप रिवैल्यूएशन करने लग गए, वो भी इनकम को शो अप करने लग गए कि हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख थी, अब हो सकता है इसकी वैल्यू 55 लाख 60 लाख रुपए हो, तो आप वो अगर प्रॉफिट बुक करने लग गए तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स लॉज भी इन रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को नहीं मानता है। तो कहानी समझिए आप ध्यान से, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा कर रहे हैं। कहानी क्लियर? तो आराम से समझना पहले बात को। तो बुक्स में कितने की चल रही होगी? 5 लाख की। अब इशू क्या है, मान लो लेट सपोज इन्होंने आगे चल के, मान लो 10th ईयर में इसको बेच दिया। किसको? इस एसेट को। और ये बिक गई लेट सपोज 65 लाख की। कितने में बिक गई? बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹65 लाख, 65 लाख रुपए में इसको बेच दिया। तो अब खुद सोचो प्रॉफिट कितने का हुआ तुम लोगों को? सोचो 5 लाख की थी और बिल्डिंग बिकी 65 लाख में, तो आप लोगों को प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट सोचो कितने का हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ सोचो? 65 लाख माइनस 5 लाख, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट गेन निकला है वो है 60 लाख का, जो तुम्हें गेन हो रहा है। बोलो जी, मैं यहां तक सही हूं? अब ये 60 लाख का गेन ABC कैसे कैसे बांटेंगे? इन द रेशो ऑफ 5:3:2। यही है रेशो, सॉरी 3:, क्या ली हमने? 3:2:1। इस रेशो में बांटोगे ना, क्योंकि इस दिन रेशो क्या चल रही होगी 10th ईयर में? 3:2:1 चेंज हो गई ना यहां से रेशो। अब इसमें एक बहुत बड़ा इशू है। वो इशू ये है, सोचा जाए कि भाई ये वैल्यू इसी दिन थोड़ी बढ़ी है, ये तो ओवर द टाइम बढ़ी है ना। गलत सही भाई, ये 5 की यहां होगी, यहां कहीं 10 की रही होगी, फिर 15 की हुई होगी, कहीं 20 की हुई होगी, 25 की होगी, 30 की होगी, 40 की, 50 की, तब जाके वो 65 पे पहुंची। एकदम से तो 65 पे पहुंची नहीं। अब जब ये पहुंची नहीं एकदम से 65 पे, तो इसमें ओवर द टाइम जो प्रॉफिट हुए, क्या ये प्रॉफिट यहां से होने स्टार्ट हो गए थे? यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट हुए हैं? बोलो यस और नो। जिसमें से यहां तक का अगर मैं हिसाब लगाऊं, इस दिन तक रेशो क्या थी आप लोगों की? इस दिन तक, इस पीरियड में आपकी रेशो क्या रही? हमारी रेशो थी साहब 1:1:1। और इस पीरियड में हमारी रेशो क्या हो गई थी? 3:2:1। तो कायदे से तो ये जो प्रॉफिट तुम्हें हुए 60 लाख का, ये जो गेन हुआ है आप लोगों को, ये गेन आप लोग क्या करोगे? ओवर द टाइम है। तो ये तो साहब इतना गेन तो आपको 1:1:1 में बांटना चाहिए, और बाकी जो बच गया वो दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन 3:2:1। राइट है रॉन्ग है? खुद सोचो ना भाई, इतना प्रॉफिट इसमें से तो इस रेशो में आना चाहिए,
क्योंकि यहां तक हमारी रेशो कुछ और थी। खुद सोचो ना, अगर इस दिन बिल्डिंग बेच देते तो तुम इसी रेशो में तो बांटते, लेकिन वो इस दिन नहीं बिक रही, आप आगे ले गए, आगे सेल ऑफ हुई तो तुमने बांट दिया उसे 3:2:1 में। तो सारे प्रॉफिट्स यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1, दैट इज टोटली रॉन्ग, गलत सही। वाई? बिकॉज भाई ये उस पीरियड से भी बिलोंग करता है प्रॉफिट जिस पीरियड में रेशो कुछ और थी। कहानी क्लियर? इसलिए हमने कहा भाई इस झगड़े का निवारण कैसे करें। एक काम करो, इस दिन जिस दिन रेशो चेंज हो रही है रीवैल्यू करो, रीवैल्यू एसेट, उस एसेट की रिवैल्यूएशन करो। कैसे? मार्केट वैल्यू पता करो क्या है उस दिन। ठीक, मान लो हमने मार्केट वैल्यू निकाली इसकी उस दिन की 40, कितना ले ले, चलो 45 लाख। इस दिन मार्केट वैल्यू थी 45 लाख। तो सोचो अगर इस दिन प्रॉफिट होता, रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट हुआ तुम्हें, यहां से यहां तक प्रॉफिट कितना हुआ सोचो। ये 5 लाख की थी, 45 लाख की है आज की मार्केट वैल्यू, तो इस बीच का प्रॉफिट कितना हुआ 40 लाख। और ये 40 लाख किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 1:1:1 में। और इसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ देखो तो 45 लाख की हो गई इस दिन वैल्यू, बिकी कितने में एंड ऑफ द डे देखो 65 लाख। तो इस बीच का प्रॉफिट कितना हुआ, इस बीच का प्रॉफिट 65 लाख माइनस 45 लाख, इस बीच का गेन कितना है 20 लाख का। ये गेन निकला इस पीरियड से लेके इस पीरियड का, और इस पीरियड से इस पीरियड की रेशो क्या है 3:2:1। गलत सही? अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट पहले भी 60 लाख का ही हो रहा था जो गेन था, और अभी भी 60 लाख का ही है। लेकिन पहले 60 लाख तुमने टोटली 3:2:1 में बांटे, जबकि हमने कहा 60 लाख में से 45 लाख यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, बिकॉज इस पीरियड की रेशो इक्वल थी, और रिमेनिंग 20 लाख यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन दैट रेशो जो आपने डिसाइड अप किया 3:2:1। यानी भाई जिस पीरियड का जो प्रॉफिट बना उसको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसलिए नीड आई रिवैल्यूएशन की। पहले नीड समझो। आप लोग क्या करते हो, फॉर्मेट देखते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, खर्चे सारे एक्सपेंसेस लॉसेस सब डेबिट कर रहे हो, इनकम सारी क्रेडिट कर रहे हो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, बस ये रिवैल्यूएशन चेक कर रहे हो। उसका लॉजिक समझो सबसे पहले कि रिवैल्यूएशन की नीड क्या है। जब तक जरूरत समझ नहीं आएगी ना दोस्त, तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में। इट्स नॉट अबाउट अकाउंटेंसी, किसी भी सब्जेक्ट में, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम इज, व्हाट इज अ नीड, तो भाई आप लोग फंसते रहोगे। तो इसलिए आराम से समझो, रिवैल्यूएशन की नीड समझ आई, कहानी क्लियर। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आप लायबिलिटी कोई और एग्जांपल भी अपने हिसाब से सेट ऑफ कर सकते हो। ये समझ आया? तो इसलिए नीड थी रिवैल्यूएशन की। यहां तक कहानी क्लियर। तो अब सीधा सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि हम रिवैल्यूएशन करेंगे कैसे। अब इसमें भी दो चर्चाएं हैं हमारे पास। चर्चा नंबर पहली, व्हेन पार्टनर्स वांट टू रीवैल्यू assets and reassess liabilities, यानी वो रिवैल्यूएशन करने को तैयार है। ऐसा हो सकता है? यस। तो आप क्या करोगे इस केस में, सीधा सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ जो आप सीखते आए हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता था याद करो तो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है सर? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये क्रेडिट ये डेबिट। अब जल्दी बताओ, एसेट की वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी? एसेट बढ़ेगी तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आप दिखाओगे इंक्रीज इन एसेट। ऐसी अगर एसेट की वैल्यू गिर जाएगी तो एसेट की वैल्यू गिरती है क्रेडिट पे, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू डिक्रीज इन एसेट। चलो जी, इसी प्रकार से लायबिलिटीज को लो। लायबिलिटीज बढ़ सकती हैं क्या? हाँ, लायबिलिटी कहां बढ़ती है? क्रेडिट पे। तो रिवैल्यूएशन क्या करना पड़ेगा? डेबिट।
तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, रटना नहीं है दोस्त, एंट्रियां समझो, बोलता जा रहा हूं मैं। इसी प्रकार से अगर लायबिलिटीज कम हो जाएंगी तो लायबिलिटी कम होती है डेबिट पे, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। बोलो जी, यहां तक समझ आता है? बहुत बढ़िया। अब कई बार क्या होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट भी हमारे पास होते हैं। अब सर ये अनरिकॉर्डेड एसेट कैसे होते हैं? लेट सपोज आप लोगों ने एक लैपटॉप खरीदा 1,00,000 रुपए का, एक लैपटॉप था हमारे पास, उसकी कीमत थी 1,00,000 रुपए, और लेट सपोज आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो सोचो आफ्टर 10 ईयर्स आपके लैपटॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 है। तो 1,00,000 माइनस 10,000, 90 माइनस 10, 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10, 10। यहां तक क्लियर? तो अब आपकी वैल्यू 0 है, लेकिन भाई लैपटॉप तो अभी भी आपके पास है, बुक्स में से गायब है वो। अब सोचो जरा, वो लैपटॉप है ही नहीं हमारे पास बुक्स में एज पर अकाउंट्स, लेकिन सोचो क्या उसकी मार्केट वैल्यू अभी भी कुछ हो सकती है? नहीं हो सकती? हो सकती है। तो तुम क्या करोगे, उस लैपटॉप को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि सोचो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो ये सब भी बिकेगा ना आगे चल के, कभी बेचोगे तो उसमें भी तो हिस्सेदारी होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी अनरिकॉर्डेड चीजें रह गई हैं जिसकी वजह से आगे डिस्प्यूट हो सकता है, उसको भी कंसिडर करते हैं। यहां तक क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस लैपटॉप को बुक में लेके आएंगे। अब खुद सोचो, लैपटॉप को बुक्स में लाने की एंट्री क्या डालोगे? लैपटॉप अकाउंट डेबिट, तो एसेट तो इंक्रीज हो गई। टू कैश, क्या पैसा दिया? नहीं, ये तो हमारे पास ही पड़ा हुआ था। टू लायबिलिटी, किसी को पैसा देना फ्यूचर में? नहीं, ये तो हमारे पास रखी हुई चीज है। टू, सोचो तुम्हारे पास एक एसेट आ गई जिसके बदले में ना पेमेंट देनी ना पेमेंट दे रखी है, तो ये तो प्योर फायदा हो गया। मैंने अपना फोन लिया, तुमको गिफ्ट दे दिया, तुम क्या एंट्री डालोगे? फोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, क्योंकि तुम्हें ना पैसे देने ना दिए। तो इसी प्रकार से वो प्योर प्रॉफिट माना जाता है जब अनरिकॉर्डेड एसेट आप लोग बुक्स में डालते हो। तो एंट्री क्या डालोगे आप? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, यानी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। समझ गए? हम जो जनरली क्या होता है दोस्त, हमारे पास क्वेश्चंस भी नहीं है ऐसे, लेकिन मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि हमने मशीन खरीदी, हम उसे रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट है। यू आर टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत मिथ है, इसको ध्यान से सुन लेना। रिवैल्यूएशन इसको नहीं बोला जाता, रिवैल्यूएशन में ये एंट्रीज नहीं जानती। हमें लगता है कि जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको क्या कर दो, रिवैल्यूएशन में पुट कर दो तो आपका सही हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ये टोटली रॉन्ग है, बोर्ड में भी मार्क्स कट जाएंगे आपके। ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल लेता हूं फिर से। लेट सपोज आपसे बोला गया एक मशीन खरीदी 1,00,000 की, वो बुक्स में नॉट रिकॉर्डेड है, तो भाई अब रिकॉर्ड कर लो ना। तो अब रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मान लो तुमने पैसा दिया था टू कैश अकाउंट 1,00,000। इसमें रिवैल्यूएशन कहां आया? कहां है इसमें रिवैल्यूएशन? ये मूर्खता के काम है, इसको अगर यहां पुट कर दोगे। और कई बार मैंने देखा है कि कोई इसको पुट भी करा देते हैं, और पुट करने से आंसर क्यों आ जाता है? वो इसलिए आ जाता है क्योंकि मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो तुम इंक्रीज इन एसेट यहां 1,00,000 का दिखा देते हो, और ऐसे ही वो कहते हैं कैश की वैल्यू कम हो गई तो यहां भी डिक्रीज इन एसेट 1,00,000 का दिखा देते हो, और वो नलीफाई हो जाती हैं चीजें, यानी आंसर वो टैली हो जाता है क्योंकि एक दूसरे की काट हो जाती है। ये एंट्रीज कभी भी बुक्स में नहीं करनी दोस्त, कई स्कूल्स में ये गड़बड़ हो रही है। अनरिकॉर्डेड एसेट ये नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट ये वाले हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। ऐसी चीजें देखो, इसकी एंट्री क्या डालते तुम लोग? इसकी एंट्री क्या डालोगे सोचो? लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितना? मान लो इसकी मार्केट वैल्यू थी 20,000। टू कैश जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। किसी को पैसा देना है क्या इसका? नहीं, ये तो हमारे लैपटॉप है, अब दोबारा बुक्स में इसको ला रहे हैं, तो ये तो प्योर प्रॉफिट है। सोचो ऐसी चीज जो हमारी बुक से खत्म हो गई,
यानी हमारे लिए है ही नहीं उसकी कीमत एज पर अकाउंट्स, लेकिन वो फिर से हमको 20,000 रुपए दे रही है, तो प्योर प्रॉफिट है। यानी हम तो मान चुके थे जीरो है, लेकिन इससे 20,000 रिकवर हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा गेन है। इसे कहाँ डाला जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये एंट्रीज जाती हैं रिवैल्यूएशन में, ऐसी एंट्रीज नहीं जाती रिवैल्यूएशन में, तो ध्यान रखना। वो कभी भी बोर्ड में मजे ले सकता है, बुक में क्वेश्चन ऐसे है नहीं, और जब है नहीं तो कराते भी नहीं, और जब कराते नहीं तो फिर कुछ भी चले जाते हैं। बाकी आप लोग ध्यान रखोगे कि ऐसे ऐसे कहानी चलेगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, बेसिकली आपको दे देता है वैसे तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, लेकिन आप फंडा समझ लो अनरिकॉर्डेड एसेट का कंसेप्ट क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्या हमारे पास सर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है? यस। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनिए, कई बार कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो उस टाइम पे हो रहे हो। गलत सही भाई, मान लो रिवैल्यूएशन के टाइम पे तुम्हारे कुछ एक्सपेंसेस हो गए, जैसे मान लो तुमने बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन कराई, तो कोई खाली थोड़ी बैठा है, उसने कहा भाई साहब मेरे खर्चा लगेगा 1,000 रुपए, मैं वैल्यू करके दिखाऊंगा। तो भाई जो ये खर्चा पे कर रहे हो वो भी तो हो रहा है, और इसका नॉमिनल अकाउंट नेचर है, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है, तो वो जो एक्सपेंसेस तुम करते हो वो भी सारे के सारे इसमें बुक होते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं दैट विल बी बुक्ड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसी टाइम पे अगर कोई इनकम भी हो रही है दैट विल ऑल्सो कम अंडर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप सिर्फ यही देखते रहते हो रिवैल्यू क्या हो रहा है, एसेट्स लायबिलिटी, आप दोनों का इसी के बीच में फाइट चल रहा होता है, लेकिन एक्सपेंसेस इनकम को आप भूल जाते हो, वो भी कंसिडर की जाती हैं। यानी एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एज वेल एज चेंज इन पीएसआर के टाइम पे अगर कोई इनकम हुई है दैट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका ध्यान रखना खासा, क्वेश्चंस कम हैं इसलिए उठाए भी कम जाते हैं, लेकिन बोला ना बोर्ड अब चूंकि टेक्निकल धीरे धीरे होता जा रहा है, तो ये टेक्निकल बातों को ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको 100 मार्क्स से वंचित कर सकता है। राइट, आ जाओ साहब। तो अगर कोई खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस कहाँ बुक होते हैं? मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा दोबारा से। एक्सपेंसेस कहाँ डालते हो? डेबिट साइड पे, बचपन से सीखते हो। तो अगर कोई एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ डालेंगे, कोई प्रोविजन बनाना है उसी टाइम, कोई प्रोविजन भी क्रिएट करना है तो यहीं, और अगर कोई इनकम आ रही है तुम्हारे पास तो वो यहाँ। बस साहब, अगर बैलेंसिंग फिगर बची और इधर बच रही है तो दैट विल बी गेन, जो आप बांट दोगे पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में क्यों बढ़ता है? क्योंकि साहब ये चेंज इन पीएसआर वाली डेट का हिसाब है, फ्यूचर की रेशो चेंज हो रही है, और ये रिवैल्यूएशन आज की डेट, यानी इस बीच का जो प्रॉफिट लॉस है वो फाइंड आउट हो रहा है। तो ये इस बीच में रेशो क्या थी आपकी? ओल्ड रेशो। यहां से आगे न्यू रेशो है, आगे का हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। वी आर स्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर, तो अप टू द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर हम लोगों को कंसिडर करना है, और इस बीच में रेशो ओल्ड थी, इसलिए इसका प्रॉफिट या लॉस भी क्या होता है? ये लॉस ट्रांसफर कर दोगे आप किसमें? ओल्ड पार्टनर में ही। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। बात खत्म। ये तो था एक एस्पेक्ट कि जब रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, इवन जब क्वेश्चन साइलेंट है और रिवैल्यूएशन हो रही है तो आप 100% रिवैल्यूएशन करके आएंगे ही आएंगे, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक बात बोलता है, या पार्टनर डिसाइड अप करते हैं क्या, मुद्दा नंबर बी, व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट टू रीवैल्यू assets and reassess liabilities। सीधी सीधी बात भाई साहब, वो कह रहे हैं भैया रिवैल्यूएशन मत करो, ये हमें समझ नहीं आता, या हम इसको नहीं करना चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि बुक वैल्यू पे ही चीजें चलती रहें। यानी अगर बिल्डिंग 5 लाख की है, हम उसे 5 लाख पे ही दिखाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। फिर से साहब रिवीजन पर्पज है, बहुत लंबा मत करो वीडियोस को, रिवीजन पर्पज है इतना, ये हमने मोर देन एनफ ही बता दिया आप लोगों को, ठीक। तो अब ध्यान से सुन लो जब कभी भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड है कि वी डोंट वांट टू रीवैल्यू, स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड यानी दे रखा होगा तभी करना है, अदरवाइज यू हैव टू रीवैल्यू। तो अगर स्पेसिफिकली दे रखा है कि आप लोग रिवैल्यू नहीं करना चाहते, तो फिर से वही पंगा, क्या हम उसे बताएंगे कि भाई अगर आज नहीं करोगे तो आगे चल के प्रॉफिट गलत रेशो में बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस बीच के प्रॉफिट कुछ और रेशो में बढ़ने चाहिए थे चेंज इन पीएसआर की डेट से पहले के, और चेंज इन पीएसआर की डेट के बाद के प्रॉफिट किसी और रेशो में बढ़ने चाहिए। लेकिन चूंकि तुम इस रेशो की यहाँ रिवैल्यूएशन कर ही नहीं रहे हो, तुम डायरेक्टली एंड में बांटोगे, जिसकी वजह से तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो फिर से वही टेक्निक जो हमने कहाँ लगाई थी, रिजर्व्स में।
अगर रिजर्व बांटना नहीं चाहते तो हम लोगों ने टेक्निक लगाई थी ना कि अगर रिजर्व नहीं बांटना चाहते तो हम नेट ऑफ कर देते थे, फिर उसमें से अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता था यानी रिजर्व ज्यादा आते थे तो हम उसमें एंट्री डाल देते थे, एडजस्टिंग एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और अगर रिजर्व्स कम हो गए, लॉसेस अगर एक्सपेक्ट ज्यादा होते थे यानी उसमें जो नेगेटिव बैलेंस आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, वो हम एडजस्ट कराते थे। वो हमने रिजर्व वाले पॉइंट में कवर अप किया हुआ, वहां देख सकते हो आप लोग यहाँ तक। ठीक, तो यहां भी हम सेम प्रोसेस लगाने वाले हैं, यानी यहां स्टेप क्या लगाओगे सबसे आप पहले कंप्यूट गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे गेन और लॉस पता लगाओ पहले। सर ये कैसे पता लगाएंगे भाई, एक चीज ध्यान से सुन लो, विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। कुछ होशियार क्या करते हैं, वो वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अरे भाई अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया तो रिवैल्यू कर दिया ना। सोचो ना, अगर मशीन की वैल्यू रिवैल्यू कर रहे हो, तुमने एंट्री डाल दी मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, तभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। तो अगर रिवैल्यूएशन कर दिया तो हम तो ये चाहते रिवैल्यूएशन करना ही नहीं, तो तुझे मशीन भी बढ़ानी पड़ेगी वहां, तो ऐसी हरकत मत करना। तो भैया प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे तुम लोग, अरे बड़ा सिंपल, बिल्डिंग 1 लाख की 2 लाख की हो गई, 1 लाख का गेन। मशीन 50,000 की थी, 40,000 की रह गई, 10,000 का लॉस। क्रेडिटर 1 लाख के थे, अब 1.5 लाख रुपए देने हैं, 50,000 रुपए ज्यादा देने हैं, 50,000 का लॉस। ऐसे सिर्फ साइड में जाके निकाल लो उसको और फिर चेक कर लो कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। मेरे कहने का मतलब फिर से देख लो, सबसे पहले गेन और लॉस निकाल लो, यानी वो नेट करो कि गेन आ रहा है उस पर या लॉस आ रहा है। अगर गेन आता है, स्टेप 2, यही लास्ट स्टेप है, इफ देयर इज गेन, अगर उन ट्रांजेक्शन में आपको क्या निकला, गेन जो नेट आया, इफ देयर इज गेन देन एडजस्ट करा दो पार्टनर्स में। कैसे एडजस्ट कराओगे, गेनिंग पार्टनर्स से काटना पड़ेगा कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, एज द केस में भी, जो भी केस हो। नरेशन बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड, रेशो कौन सी यूज करोगे, गेनिंग रेशो, जैसे वहां कर रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब ये एंट्री क्यों डलती है, मैंने पूरा एग्जांपल एक कराया हुआ है रिजर्व के ऊपर, तो आप समझ सकते हो कि यही एंट्री क्यों डलती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, राइट। तो वहां जाके चेकआउट कर लेना। अब डायरेक्टली दिमाग में रखो कि रिवैल्यूएशन किया बगैर अकाउंट बनाए, साइड में देखा प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, नेट करो। अगर गेन निकल के आ रहा है तो क्या करो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और दूसरी बात वही, इफ देयर इज, अगर लॉस निकला, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ देयर इज लॉस तो एडजस्टमेंट कैसे होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। नरेशन बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड। लो साहब, दिस इज योर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। दोबारा से देख लो, रिवैल्यूएशन की नीड क्या है, हियर इज द एग्जांपल, इसको आराम से चेकआउट कर लेना। उसके बाद हमने बात की कि सीधा सीधा फ्लैट पॉइंट पे कि रिवैल्यूएशन करनी है या नहीं करनी। वैसे तो रिवैल्यूएशन करनी है अगर क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन साइलेंट भी है तो भी रिवैल्यूएशन अगर है हमारे पास अवेलेबल कि किसी चीज की वैल्यू इतने से इतनी हो गई है, तो दैट वी हैव टू रिवैल्यू, वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन केस अगर वो रिवैल्यूएशन करना नहीं चाहता
तो दैट व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई नेट करो, गेन और लॉस जाओ, वर्किंग नोट बनाओ, वहां पे गेन और लॉस पता करो कि गेन आ रहा है नेट या लॉस आ रहा है। अगर नेट गेन आ रहा है तो एंट्री को एडजस्ट करो, पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट कराओ उस गेन की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर लॉस आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। यहां तक कहानी क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।